बैंक किराए पर क्यों रहता है? देखिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति अच्छा खासा पैसा कमा लेता है तो वो फटाफट ये सोचता है कि मेरे पास घर होना चाहिए और फटाफट एक घर खरीद लेता है और उस घर में रहने लगता है। लेकिन बैंक में ऐसा क्यों नहीं होता? बैंक के पास क्या पैसे की कमी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक के पास अरबों खरबों रुपए हैं, फिर भी बैंक कभी भी अपना शाखा खरीदता नहीं है, वो हरदम किराए पे लेता है। ऐसा क्यों करता है? देखिए, अगर बैंक इंसान की तरह, माइंडसेट की तरह अगर काम करने लगे तो वो पूरी तरह कंगाल बन जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदने लगे, जमीन खरीद खरीद के रखने लगे ऑफिस के लिए, तो उसके पास जो पैसा है, कमाने का जरिया है पैसा, वो तो पूरी तरह जीरो हो जाएगा। क्योंकि उसको हरदम पैसा कमाना है। जो भी पैसे वो कमा रहा है उस पैसे को लोगों के पास लौटाना भी होता है। जो भी कर्मचारी उसके ऊपर काम कर रहे हैं उस बैंकिंग में, वहां पे उनको देना भी होता है और ब्रांचेस का किराया भी देना होता है। बैंक हरदम ये सोचता है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है जहां से अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपके पैसे को 10 साल लगते हैं डबल होने में, लेकिन आपके पैसे से बैंक हर साल डबल करता है। 1 से 2 साल में तो कर ही देता है। उसके बाद इतनी शानदार स्ट्रेटेजी है जहां से वो पैसे को कई गुना कर सकता है। तो क्यों अपना 1 करोड़ रुपए एक घर खरीदने में फंसा दे, एक ब्रांचेस लेने में फंसा दे? अब ये सोचते होंगे कि अच्छी सस्ती जगह भी तो है, गांव के इलाके में बैंकिंग खोल रखा है, वहां पे तो जरूर ले सकता है, वो ब्रांचेस खरीद सकता है, अच्छा सस्ता है वहां पे, बिल्कुल सस्ते रेट पे। वो फिर भी नहीं खरीदता। गांव के इलाके में भी वो सस्ती सी सस्ती जमीन होने के बाद भी वहां पे भी ब्रांचेस नहीं खरीदता, वहां पे भी किराए पे रहता है। सबसे कमाल की बात यहाँ पे कि जो बैंकिंग सेक्टर थे ना, अगर वो बैंक अपना 1 करोड़ 2 करोड़ जो पैसे लगाकर बैंक के ब्रांचेस खरीदने में लगाता है, उसके जो 1 करोड़ रुपए के जो इंटरेस्ट उसे मिलता है ना, वो उससे बहुत सारे काम कर सकता है। सबसे पहले वो अपने कर्मचारियों का सैलरी दे सकता है। जो ब्रांचेस खरीदने में जो पैसे लगाएगा वो उससे पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्रांच में तो सिर्फ रहना है। बैंक रहेगा, उससे कुछ कमाई नहीं होने वाली, 1 रुपए भी आएगी नहीं, क्योंकि बैंक रहेगा, उससे किराए पे तो देना ही नहीं। तो वो जो 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी उसके पास पैसे जो ब्रांचेस खरीदने के लिए है, वो पैसे को अगर वो लोन में देता है, लोन में बांट देता है, तो वहां पे 10% का इंटरेस्ट हर साल आता है। और किसी के सेक्टर्स में उससे ज्यादा भी इंटरेस्ट ले लेता है। क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में वो 30 से 35% भी ले लेता है। देखिए, पैसा बहुत ही कमाल तरीके से कमाता है बैंक। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर आपके पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीदने लगे और अचानक से आप पैसे मांग लो, बैंक में जाके अगर कहो कि मेरे पास मेरे 2 करोड़ थे, फटाफट दे दे, तो बैंक को तो लौटाने होते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी में पैसे फंसा देगा तो आपके पैसे जो 1 करोड़ 2 करोड़ अपने लगा रखे हैं, अरबों खरबों अपने लगा रखे हैं, वो पैसे बैंक कहां से देगा? उसने प्रॉपर्टी में पैसे फंसा दिया तो प्रॉपर्टी को बेचनी पड़ेगी और टाइम पे प्रॉपर्टी बिकेगा नहीं, और बिकेगा भी तो क्या वाकई में पता है कि वो प्रॉपर्टी उसी रेट में बिकेगी या उससे अच्छे रेट में बिकेगी? क्योंकि जो हम पैसे लगाते हैं बैंक में, हमें तो इंटरेस्ट भी चाहिए होता है बैंक में से। ऐसा है नहीं कि हमने 1 करोड़ लगा दिया तो हमें 1 करोड़ ही चाहिए। हमने जो इंटरेस्ट लिया है उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार माइंड सेटअप क्वेश्चन आती है कि अगर हम भी बैंक की तरह कमाल की नॉलेज ले ले कि पैसा लगाने से और पैसा बनता है, बन सकता है, हमारे पास नॉलेज होगा तो कभी भी हम भी बैंक की तरह रहेंगे। हम शाखाएं किराए पर लेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे, यानी कि हम किराए पे रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे, उस पैसे से पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन हमारे पास बैंक की तरह सोचने की मेंटलिटी होगी तभी ना करेंगे ऐसा। जब हमारे पास इस तरह की स्ट्रैटेजी है ही नहीं, जब हमारे पास इस ऑप्शन है नहीं कि हम पैसे कहाँ पे लगाएं ताकि हमारा पैसा आता रहे, रिटर्न आती रहे, इसलिए हमारे पास एक ही थिंकिंग आती है कि पड़ोस में लोगों ने घर खरीद लिया है, उनके पास प्रॉपर्टी है, तो मुझे भी प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। फटाफट हम जाते हैं और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्योंकि सभी लोग यही कर रहे हैं तो हम भी यही करते हैं। और हम जो कुछ चुनिंदे लोग होते हैं जो एडवांस लेवल की नॉलेज के साथ मार्केट में काम करते हैं,
उनकी थिंकिंग को हम इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं यार ये तो काला धन कमा रहा है, ये गलत काम कर रहा है इसलिए अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, गलत काम कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा होगा। एक्चुअल्स में वो कैसे कमाता है, कैसे काम करता है, हम उसके बारे में पता नहीं करते। हमारे पास जो सोसाइटी में जो लोग कर रहे हैं हम सिर्फ उसको देख के वही काम करते हैं। देखिए बैंक जो काम करता है ना, बैंक सबसे पहले तो लोन बांटने का काम करता है, भर भर के लोन बांटता है लोगों को, जितना लोन वो बांट सकता है। उसको पता है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास पैसे लगा रहा है, आप एफडी के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे 5 से 6%, 7% ये रेट चल रहा है अभी 8% की, ये रेट आपको देना है। लेकिन बैंक जब आपको लोन देता है तो वहां पे 10%, 12% की रेट में देता है। आपको बताइए जब सस्ता लोन मिलता है तो 9%, 10% का रहता है। इस जो लोन से जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट में उसको अपना किराया भी देना है, उसी से लोगों की सैलरी देनी है। तो उसका फिक्स है कि अगर वो पैसा शाखा खरीदने में लगाएगा तो वहां से वो पैसा आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तो सैलरी नहीं बढ़ सकता, काफी सारी दिक्कतें हैं। इसलिए इस मकसद से भी ये करता है और पैसा को एक जगह नहीं फंसाना चाहता, वो पैसा को घुमाते रहना चाहिए चाहता है, जिसकी वजह से उसको पैसे आते रहे, उसकी सिस्टम जो चल रही है ना वो सिस्टम चलती रहे। और आगे बैंकिंग में जो पैसे बचते हैं लोन बांटने के बाद तो वहां पे आती इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा बैंक के जो कर्मचारी है उन सभी को सैलरी देने के बाद, सारी खर्चे निकालने के बाद उसके पास जो पैसे बचते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में, वो कई जगह इन्वेस्ट करता है। उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की है। और जब भी आप देखेंगे ना हरदम बहुत ही शानदार मौके में इन्वेस्ट करता है। उसके पास अच्छे खासे इन्वेस्टर रखा हुआ है ताकि वो एंट्री और एग्जिट करना जानते हैं, किस टाइम पे एंट्री करना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है। कभी वो लालची तरीके से काम नहीं करेंगे क्योंकि सोच समझकर समझदारी से काम करेंगे। चाहे रिटर्न हमें कम मिले लेकिन उस पैसे से हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि लोगों का पैसा है, अच्छी कंपनी में लगाना है, अच्छे टाइम पे लगाना है, अच्छे टाइम पे निकलना है। हम ये सोचते स्टॉक मार्केट में फटाफट चले जाते हैं तो हम जब मार्केट बुलिश में है, बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है, वहां पे पैसे लगा देते हैं और अचानक से गिरता है तो हमारे पैसे बुरी तरह से डूब जाते हैं। फिर हम थोड़ी सी लॉस होते ही हम इंतजार करने में नहीं लगते, हम फटाफट निकल लेते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना उसकी थिंकिंग ऐसी होती है कि मार्केट में वो अपने पैसे लेके एक जगह पैसे लेके बैग में पैसे भर के वो बैठता है, एक जगह बैठता है, चुपचाप बैठता है। वो पूरे साल में इंतजार करता है कि कब मार्केट धड़ाम से गिरे, बुरी तरह से मार्केट नीचे आ जाए और मैं खरीद लूं। और खरीदना भी कितना है, 3 का जितना। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पैसे लगा दिया। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि मार्केट कहां तक गिरेगी। अभी फिलहाल की अगर बात करते हैं तो लगभग 1 महीना होने को है, मार्केट धीरे 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 कर करके नीचे की तरफ जा रहा है, खिसकता जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन कंफर्म ये नहीं पता कि मार्केट कहां तक गिरेगी। इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं, बैंकिंग जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी तो आप जानते होंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी मार्केट गिरती है ना, आपके पास खरीदने के लिए 4 से 5 हिस्से होने चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको एक बार में सिर्फ 20,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 3 से 4 बार में मार्केट में लगानी है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा 1 लाख एक ही बार लगा दिया और आगे अगर मार्केट वास्तव में गिरती है तो उसके बाद आपके पैसे है नहीं लगाने के लिए, तो आप उसका एवरेज कैसे करोगे। इसलिए वॉरेन बफेट हरदम ये कहते हैं जब भी आप पैसे लगाओ किसी भी कंपनी में, उस कंपनी में सबसे पहले उसकी जानकारी शानदार आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बेहतर तरीके से कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो आप। दैट्स प्रोग्रेस कंपनी हो, ग्रोथ लेवल की अच्छी कंपनी हो, और सब इसके बारे में फंडामेंटल एक शानदार वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, और उसको खरीदने का में 4 से 5 टुकड़े में आपको खरीद लेना है। जितना ज्यादा टुकड़े में आप खरीदेंगे उतना अच्छा है, और जब जितना जितना नीचे जाता रहेगा आपको खरीदते रहना है, क्योंकि आपको विश्वास है कि कंपनी शानदार है तो आपको डरना क्यों। जिस कंपनी में विश्वास नहीं है तो उसको खरीदना ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करना। जब आपको लगता है कि ये कंपनी नीचे जाएगी, आपको भरोसा ही नहीं इस कंपनी के ऊपर कि कभी ये ग्रोथ करेगा, तो
उस कंपनी में आपको पैसा लगाने क्यों हो? कुछ चुनिंदे कंपनी के ऊपर पैसे लगाना है। आपके पास 5,000 कंपनी है, लेकिन उनमें से आपको 10 से 15 कंपनी ही चूज करना है और अच्छी कंपनी को चूज करके वहां पे पैसे लगाना होता है। तो इसी तरह मार्केट में बैंक जो पैसे कमाता है ना, स्ट्रैटेजी उसकी कमाल की है। हर जगह से उसको पैसे कमाना आता है और अपने पैसे को किसी भी जगह एक जगह में ब्लॉक नहीं करेगा। वो हरदम राउंड फिगर में काम करेगा और हरदम पैसा कहाँ से आता है उसके ऊपर काम करेगा। अपने पैसे को बढ़ाने के ऊपर काम करेगा, न कि अपने पैसे के घटाने के ऊपर। और हरदम आप देखा होगा, अगर बैंकिंग की लिस्ट से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1,05,000 से ज्यादा शाखा है। पूरे भारत में बैंक की जो शाखा है ना, 1,05,000 से ज्यादा है। वहां पर SBI की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 24,000 से भी ज्यादा ब्रांचेज है। लेकिन अगर हम काफी सारे बैंकिंग की शाखाओं की अगर हम बात करें, हेड ब्रांच मेन ऑफिस होता है ना, वो भी किराए पे ले रखा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी शाखाएं तो किराए पे है ही, मेन ब्रांचेस भी शाखाएं चल रहे हैं किराए पे। सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात करोगे तो रिलायंस के जो रिलायंस फ्रेश ऑफिस है ना, जो जहाँ पे दुकानें लगी, वो भी किराए पे चल रहे हैं। बड़े बड़े शोरूम भी किराए पे चल रहे हैं। विशाल मेगामार्ट को आपको लगता है विशाल मेगामार्ट जो चल रहा है, क्या हर जगह ऑफिस उसके पास है, वो खरीद कर रहा होगा? वो रेंट पे चल रहा है भाई साहब। तो हर जगह जो बड़े बड़े ऑफिस है ना, शोरूम कोई भी गाड़ी की, टाटा का ले लो, कोई भी शोरूम ले लो, किसी भी कंपनी की जो भी ऑफिस चल रहे हैं, दुकानें चल रहे हैं, मॉल वगैरह चल रहे हैं, सब कुछ किराए पे भाई साहब। आपको क्या लगता है कि सारा का सारा खरीद लिया उसने? अगर ऐसा करने लगेगा ना तो उसका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। ब्रांचेस खरीदने में उसका पैसा खत्म हो जाएगा। आगे मेंटेनेंस कैसे करेगा? सामान कैसे खरीदेगा? लोगों के पास सामान कैसे पहुंचाएगा? और लोगों के कर्मचारी जो उसके पास काम करने वाले हैं, उनको पैसा कैसे देगा भाई साहब? सारा का सारा पैसा फंसा दिया। जो मार्केट में आप देख रहे हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्री, वो करता क्या पता है? देखिए, आपसे वो सामान ले लेता है, सामान आपसे ले लेगा, वो उधार में लेता है सामान। और जो सामान बेचने के बाद जो पैसे आते हैं ना, वो पैसे को भी बेचने वाले जो बेच रहा है लोगों से, उनसे पैसे पहले ले लेता है। और जो व्यक्ति को पैसे देना है, वेंडर है, जिसे सामान लिया है, उसको 20 से 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने बाद वो लौटाने का बातचीत करता है पहले। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं रिलायंस सीरीज हूं, अगर मैं किसी से सामान लेता हूं, उसको पहले बता दूंगा कि भाई मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे दूंगा, अगर तुझे देना है तो सामान दे दे, वरना हम दूसरा वेंडर पकड़ेंगे। और कौन चाहेगा कि इतनी बड़ी रिलायंस सीरीज जैसी कंपनी से को सामान ना दे? हर व्यक्ति यही चाहेगा कि पैसे चाहे बाद में मिले, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री मिल गई ना, ऑर्डर बहुत तेरे आते रहेंगे, पैसा भी मिलते रहेगा, चाहे बाद में मिले, पैसा मिलेगा, सिक्योर है, कंपनी बहुत शानदार है, कभी डूबने वाली नहीं है। तो हर बंदा कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। इतनी बड़ी कंपनी है तो सामान भर भर के दे देता है। और रिलायंस इंडस्ट्री को पास जो सामान आते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री पहले कह देता है कि अगर आपको सामान लेना है मेरे से, तो आप पहले पैसे दोगे, आज पैसे दो तभी सामान मिलेगा। जब भी आप जाओगे दुकान में तो भट से पैसे दे दो, सामान ले जाओ। आज का आज सामान बिकते, उसके बाद पैसा आया, और सामान का पैसा जो बिका हुआ माल है, उसका पैसा उसको लौटाना कब है? 1 महीने 1.5 महीने बाद। उस पैसे से वो इंटरेस्ट कमाता है भाई साहब। कमाल की स्ट्रेटजी यहाँ पे है। अपने उस पैसे से वो खेल खेलता है, आपके पैसे से वो खेल खेलता है। और उस पैसे से पैसा कमाने के बाद मैं भी वो पैसे इंटरेस्ट से कमा रहा है, उससे भी वो उससे हो सकता है उससे पैसे दे रहा हूं। इधर आसान नहीं है भाई साहब इनकी माइंड सेटअप को पढ़ना। स्ट्रैटेजी कमाल की होती है उनकी, हरदम उन्हीं के पैसे से पैसा कमाना और उनको पैसे देना। ब्याज तो देना ही नहीं उनको, जो भी पैसे उससे वेंडर से सामान लिया था उसका पैसा ही तो देना है, कोई ब्याज नहीं। तो हर एक इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल की सेक्टर्स होती है जहां से वो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं उनके पास। इसलिए वो कभी भी थोड़ी सी पैसे होते ही आप घर खरीद लेते हैं, वैसा कभी नहीं करते वो फट से अगर एक खरीदने लगे ना ब्रांचेस, तो कंगाल हो जाएंगे, अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी से खत्म हो जाएगी, ये अपने बिजनेस को डेवलप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए
आप भी सोच समझ के समझदारी के साथ काम करिए, क्योंकि आपने 1 करोड़ का घर तो ले लिया है और आगे जिस सिचुएशंस पे आप थे अभी भी उसी सिचुएशंस पे है। मैंने पिछला एक वीडियो भी बना रखा है कि अगर आपको घर खरीदना है या आपको रेंट में रहना अच्छा रहेगा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कॉमर्शियल्स दुकानें अगर खरीदते हैं, मॉल वगैरह खरीदते हैं, तो वहां से आप पैसा आ सकता है। जहां से पैसे आ सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन जो आपके रहने के लिए अगर आप घर ले रहे हैं तो आपके लिए सिचुएशंस तभी अच्छी है जब आपके पास कहीं से इनकम आ रहा होगा। जब आपकी इनकम नहीं आ रही है तो घर से तो इनकम आने आएगी नहीं, तो आप जहां थे वहां आएंगे, जीरो में थे जीरो में ही रहेंगे, क्योंकि घर को आपने रहने के लिए लिया है। ये तो है नहीं कि आप जब भी तकलीफ होगी फट से घर बेच देंगे। घर तो बिकेगा नहीं, बेचेंगे नहीं, क्योंकि घर बेचेंगे तो आप जाएंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे, तो पैसा तो आपका फंस गया। अगर वही पैसा अगर आप इंटेलिजेंट होते तो आप उस पैसे को लगाते हैं बैंक में, उसके इंटरेस्ट से किराया देते और अपना घर खर्च चलाते। बहुत ही खतरनाक तरीके से आपका घर चलता, शानदार होता आपका लाइफ स्टाइल।